द सेल, ठीक है, कोशिका, ठीक है। तो ये जो कोशिका है ये ऐसा अपने जो सारा सिलेबस है उसका क्या है, ये कोर है, हार्ट है। तो जो सारा की सारी चीज़ें अपन पढ़ी हैं वो सारी क्या है, इस कोशिका के इर्द गिर्द रहती है, ठीक है। इस कोशिका के बिना क्या है, किसी भी जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अपने क्या है, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है सेल, सिलेबस के हिसाब से भी अच्छा है और एग्जाम के लिहाज से भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने को क्या है एग्जाम में मिल सकते हैं। तो अपने इसको क्या करेंगे, आराम से इसकी ब्रीफ स्टडी करेंगे कि सेल किस तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से सेल कार्य करती है, और कोई भी सेल है उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सेल डिवीज़न कितने प्रकार का होता है, और ये जो डिवीज़न है वो कैसे कैसे संपन्न होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है अपने ब्रीफ स्टडी करेंगे, इसकी डिटेल से आराम से आपको क्या है बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं अपने सेल, ठीक है, कोशिका शुरू करते हैं। कोशिका, तो जो कोशिका है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है उसको बनाने वाला जो एक ऐसे कहें कि एक बनाने वाला, मान लो आप क्या है स्वेटर बुन रहे हो तो उसके लिए क्या है जो धागा है वो एक इकाई का काम करेगा, है ना। तो उस धागे के जाल से क्या बनेगा, स्वेटर बनेगा। उसी तरह से क्या है इस कोशिकाओं के जाल से क्या निर्मित होगा, हमेशा जीव निर्मित होगा। तो जब ये जीव इस कोशिका से निर्मित होगा तो जितनी भी प्रकार की इसकी क्रियाएं हैं, ठीक है, क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी कौन संपन्न करेगा, कोशिका संपन्न करेगी। उसके बाद में जीव की जो संरचना है उसका निर्माण भी कौन करेगा, आपका यही कोशिका करेगी। तो मैं अगर एक लाइन में इस सब को क्या है बांधना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है, सेल कहलाती है। संरचनात्मक यानी कि आपकी क्या है जिससे क्या है मिलकर के सारी संरचना बनी हुई है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है आपकी सेल है, और जो क्रियात्मक है यानी फंक्शनल है वो भी क्या है आपकी कोशिका है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जो जीव है उनकी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो ये देखिए, कोशिका क्या है मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का, ठीक है, उत्तक का निर्माण करती है। फिर क्या होता है, उत्तक से किसका निर्माण होता है, अंगों का, और अंगों से किसका निर्माण होता है, तंत्र का, सिस्टम का, और इस सिस्टम से किसका निर्माण होता है, आपके शरीर का निर्माण होता है। तो ये क्या है एक पूरी चेन चलती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। मूलभूत इकाई जीव की क्या है, वो कोशिका है। मेन जो फंक्शन है वो क्या है, सेल है। तो ये अपने को क्या है बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अपने बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जिसमें क्या है कोशिका 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 पढ़ते हैं, तो अपने को इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आई कि कोई भी जीवधारी है उसके शरीर की जो निर्माणकारी कह सकते हो आप, संरचनात्मक कह सकते हो आप, क्रियात्मक कह सकते हो, सारी इकाइयां कौन सी हैं, आपकी कोशिका है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो कोशिका है उसकी खोज किसने की, ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक साहब ने की, है ना, रॉबर्ट हुक साहब ने की, रॉबर्ट हुक साहब ने की। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक साहब ने। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, जो बोतल का ढक्कन होता है जिसे अपने कॉर्क कहते हैं, ठीक है, कॉर्क कहते हैं, उसके अंदर क्या है इस कोशिका के को खोजा था। तो ये कॉर्क क्या है, एक मृत चीज है। तो इन्होंने कौन सी कोशिका खोजी, मृत कोशिका खोजी। तो हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि मृत कोशिका किसके द्वारा खोजी गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या है मृत कोशिका खोजी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा खोजी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसमें खोजी, कॉर्क के अंदर खोजी थी, ठीक है। कॉर्क के अंदर क्या खोजा गया आपका, जीवित मृत कोशिका खोजी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। उसके बाद में थोड़ा आगे इसके क्या है क्रियाएं कुछ संपन्न हुई, तो क्या है लोगों ने आगे सोचना शुरू किया, भी ऐसी चीजें आ गई हैं। तो एक वैज्ञानिक आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन
वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। तो ये जो वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या है सर्वप्रथम अब जीवित कोशिका खोज निकाली, ठीक है। जीवित कोशिका क्या है इन्होंने खोज निकाली, किसने निकाली खोज के, अपने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने क्या है जीवित कोशिका क्या है खोज निकाली थी। समझ में आ रही बात, क्या निकाली थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज निकाली थी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है आपका कोशिका सिद्धांत आता है, ठीक है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था कोशिका सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया, स्लाइडन और शेवान ने, किसने दिया, स्लाइडन और शेवान ने। आपका जो क्या है मैथियास स्लाइडन है, इनका नाम मैथियास स्लाइडन है, स्लाइडन है। दूसरे का क्या नाम है, थियोडोर शेवान, शेवान। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या है सिर्फ स्लाइडन और शेवान लिखा होता है। तो ये क्या है, इनका पूरा नाम मैथियास स्लाइडन है और थियोडोर शेवान है। तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ सारी के सारी चीजें क्वेश्चन हैं। तो अब तक जितने भी अपने बात की हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो इस तरह क्या है यहाँ कोशिका लिखी होगी तो आपको कहेंगे कि क्रमानुसार सुसज्जित कीजिए, ठीक है। किस तरह से ये स्टेप बाय बन करके क्या है शरीर का निर्माण होता है। फिर मृत कोशिका की खोज किसने की, किसके अंदर खोज की, ठीक है। उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और शेवान ने दिया था, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और शेवान ने दिया था। उसके बाद में देखिए कि जो एक सर्वप्रथम जो क्या है इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, कोशिका की क्या थी इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये क्वेश्चन उठा जब कोशिका क्या है निर्मित हुई, उससे जीव निर्मित होने लगे, तो एक क्या है क्वेश्चन उठा, ठीक है, क्या उठा, एक क्वेश्चन उठा कि भाई ये कोशिकाएं बनती कैसे हैं और कहां से हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में क्या है जो जीवित जीव है उनका क्या है उद्भव किस तरह से हुआ, किस तरह से वो निर्मित हुए। तो कुछ मत भी है उसमें, किसमें कहा गया कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उनसे मिलकर के बनी हुई, किसने कहा कि जो पानी है उसकी वजह से बनी। तो ये सारे जब मत आए तो उसके अंदर क्या है एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, क्या नाम है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, क्या नाम है रुडोल्फ विर्चो नाम है इनका। इन्होंने कहा कि देखिए कोई मतलब ज्यादा संकट की बात नहीं है, कोशिकाएं क्या है अपने पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से निर्मित होती हैं। मतलब ये कोई ईश्वर प्रदत्त नहीं है, कहीं ना कहीं से जो कोशिकाएं हैं वो ही क्या है नई कोशिकाओं के जन्म को क्या है प्रोत्साहित करती हैं और उन्हीं से क्या है आपके नई कोशिकाओं का जन्म होगा। तो ये बात किसने कही थी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो किसने कही थी, रुडोल्फ विर्चो साहब ने कही थी। किसने कही थी, रुडोल्फ विर्चो साहब ने कही थी कि जो नवीन कोशिका है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही उत्पन्न होती है, बनी होती है। तो ये बात किसने कह दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कोशिका सिद्धांत क्या है, स्लाइडन और शेवान ने दिया था, ठीक है। सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, स्लाइडन और शेवान ने दी थी। उसके बाद में उस चीज का क्या है सेल निर्मित कैसे, सेल बनती कैसे है, सेल का उद्भव कैसे हुआ, जीवन का शुरुआत कैसे हुई। तो रुडोल्फ विर्चो ने वहाँ क्या है ये बात है स्पष्ट की कि जो नवीन कोशिका है वो हमेशा क्या है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित हो सकती है और कोई जरिया है नहीं उसका, ठीक है। तो ये क्या है अच्छी बात है। इसके बाद में क्या है कोशिका के संदर्भ में बहुत सारे क्या है आपने देखने को मिलेंगे कि अध्ययन हुए। तो अब जो आगे क्या है अपने देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका देखिए अपने पढ़ने जा रहे हैं कि कोशिका कितने प्रकार की। हाँ तो देखिए जो कोशिका है वो आपकी क्या है आगे जो टाइप्स हैं उसके वो कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
ठीक है, कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं हमारे क्या हैं, जीव जगत के अंदर पाई जाती हैं। दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है, वो अपने क्या है यहाँ पर शो ऑफ करने हैं। तो उसमें से क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि क्या चीजें किस कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिका और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसके अंदर क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, तो अपने क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, आप जैसे ही कोशिका के डिफरेंस की बात करते हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, देखिए यहाँ प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, ये यूकैरियोटिक। ठीक है, तो अब आकार की बात करते हैं। तो पहले क्या है, पहला डिफरेंस क्या आ जाता है इसमें, आकार का फर्क आ जाता है, आकार का फर्क आ जाता है। तो आकार के अंदर देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो सूक्ष्म प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, सूक्ष्म प्रकार की है, यानी छोटी सी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो इसका जो व्यास है वो कितना होना चाहिए, तो व्यास क्या है 0.1 से 5 जो आपका क्या है माइक्रोमीटर क्या है इसका व्यास होता है। कितना व्यास होता है, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर का क्या है इसके अंदर व्यास है प्रोकैरियोटिक के अंदर। उसी प्रकार अगर अपने क्या है यूकैरियोटिक के अंदर देखें तो ये अपेक्षाकृत क्या है बड़ी कोशिकाएं हैं। ठीक है, क्या है, बड़ी कोशिकाएं हैं। इनका आकार क्या है आपका 5 से 20 माइक्रोमीटर व्यास तक का है, इनका आकार पाया जाता है। ठीक है, 5 से 20 माइक्रोमीटर का क्या है इनका व्यास पाया जाता है। तो आकार में अपने डिफरेंसेस पता चले आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, छोटी प्रकार की कोशिकाएं हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार के लिहाज से क्या है, बड़ी है। दूसरा क्या है, सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल के लिहाज से देखेंगे। ठीक है, सेल वॉल के लिहाज से कोशिका और भित्ति के लिहाज से, तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर क्या है, निश्चित रूप से क्या है, सेल वॉल उपस्थित होता है। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, उपस्थित होता है। ये किससे निर्मित होता है, म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होता है। किससे मिलकर के बना हुआ है, म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर के क्या बना हुआ है आपका, इसके अंदर सेल वॉल बनी हुई है। ठीक है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। लेकिन इसमें भी क्या है, एक अपवाद है कि जो आपका माइकोप्लाज्मा है इसके अंदर क्या है, कोई भी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कि सेल वॉल इसके अंदर उपस्थित ही नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, तो बात याद रखना हमेशा कि सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित क्या है, सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में ये क्या है, एब्सेंट रहती है। उसके बाद अगर अपने यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ देखें तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें पादप कोशिका अलग होती है और जंतु कोशिका क्या है, अलग होती है। तो जो पादप कोशिका है तो उस पादप कोशिका के अंदर क्या है, जो सेल वॉल है वो हमेशा किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोज से बनी हुई है। लेकिन वही क्या है, इससे जंतु कोशिका के अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहता है, यानी कि माइकोप्लाज्मा की तरह ही जो जंतु कोशिका है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। केवल किसमें प्रेजेंट है, आपकी पादप कोशिका में, प्लांट सेल जो है उसके अंदर केवल सेल्यूलोज से जो बनी हुई क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। उसके बाद में ये कोशिका अंग है। अगला डिफरेंस कोशिका अंग है। कोशिका के अंग क्या क्या है ना, कोशिका के अंग क्या क्या है, उसकी जो कोशिका है उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन क्या क्या पाए जाते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। तो ऑर्गन होते क्या क्या हैं, तो अपने यहाँ थोड़ी बात कर लेते हैं उसकी, वैसे अपने इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, लाइसोसोम है, गोल्जी काय है, ठीक है, आपका क्या है, अंतर्द्रव्य जालिकाएं हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे राइबोसोम वगैरह वगैरह सारे के सारे क्या है, कोशिका के अंग है। तो ये अंग क्या प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, तो उत्तर आएगा आपके पास अनुपस्थित है, एब्सेंट है। ठीक है, जो सारे के सारे कोशिकांग हैं वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंपल प्रकार की कोशिका है। ठीक है, साधारण कोशिका है। उसके बाद में क्या है, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल हैं
उसके अंदर अगर बात करें आपके कोशिकांग की, ठीक है, कोशिका के अंग की बात करें तो इसके अंदर जो कोशिकांग है वो उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये जो सेल है आपकी यूकेरियोटिक सेल ये पूर्ण रूप से विकसित है और उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं सेल्स के, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही विकसित अवस्था के अंदर पाए जाएंगे और सारे अपने अपने कार्य क्या हैं बिल्कुल सुचारू रूप से और नियमित रूप से करेंगे। तो अपने को क्या पता चला कि जो कोशिकांग है, कोशिका के अंग हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये सेल्स केवल क्या है सिंपल प्रकार की कोशिका है। लेकिन क्या है आपकी जो यूकेरियोटिक कोशिका है ये जटिल कोशिका है, तो इसके अंदर जो कोशिकांग है वो बहुत ही विकसित अवस्था के अंदर क्या है उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। उसके बाद में देखिए राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। तो अब जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, इसके अंदर क्या है ये प्रेजेंट है। तो लेकिन प्रेजेंट तो है, किस प्रकार का राइबोसोम है? ठीक है, राइबोसोम्स के क्या है दो मुख्य रूप से प्रकार पाए जाते हैं। एक 70S प्रकार है, दूसरा 80S प्रकार है। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है 70S प्रकार का क्या पाया जाता है आपका राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अब जैसे ही 70S राइबोसोम की बात करें तो इसके अंदर क्या है दो उप इकाइयां होती हैं। ठीक है, क्या है दो उप इकाइयां होती हैं। एक तो 40S की है और दूसरी क्या है एक तो क्या है आपकी 50S की है और दूसरी क्या है 30S की है। तो ये क्या है आपकी इस तरह से 50S और 30S दोनों क्या है इकाइयां मिल करके क्या बनाती हैं आपके ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम बनाती हैं। ठीक है, 70S प्रकार है। इधर आए अगर अपनी यूकेरियोटिक सेल्स पर, तो इसके अंदर क्या है इसके अंदर भी उपस्थित रहेगा राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा और प्रकार जो क्या है इसका बदल जाएगा। इसमें क्या है 80S प्रकार का क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है। अपेक्षाकृत क्या है विकसित राइबोसोम है। ठीक है, क्या है विकसित राइबोसोम है। और इस 80S के अंदर क्या है 16S एवं 40S प्रकार की दो उप इकाइयां मिलकर के क्या बनाती हैं आपका 80S प्रकार का क्या राइबोसोम का निर्माण करती हैं। तो राइबोसोम वहां 70S प्रकार का है, यहाँ 80S प्रकार का है। दूसरी बात यहाँ केंद्रक की बात आती है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की अगर अपनी बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें क्या है अधिकांश रूप से तो क्या है जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रकार की कोशिका है, वहां पर क्या है केंद्रक जो है वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, जब ये केंद्रक नहीं रह पाएगा तो इसमें क्या है कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी भी हैं जिसमें क्या है ये न्यूक्लियस अविकसित अवस्था के अंदर भी होता है। ठीक है, अविकसित अवस्था के अंदर भी होता है। ठीक है, तो इसे क्या है जो केंद्रकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकीय पदार्थ कहते हैं। इसके अंदर क्या है अगर आपका केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो, अन्यथा इसके अंदर तो एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो केंद्रक का कोई वर्ग है नहीं इधर। तो अब यहाँ केंद्रक की बात करें तो यहाँ केंद्रक क्या है प्रेजेंट है। कैसा है केंद्रक? प्रेजेंट है, उपस्थित है। और ऐसा केंद्रक उपस्थित है जो बहुत ही क्या है विकसित अवस्था के अंदर है। और इसी केंद्रक में क्या है इसका डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है कोशिका का वो भी क्या है स्टोर रहता है। तो ये केंद्रक बहुत ही क्या है विकसित अवस्था के अंदर जो क्या है आपकी जंतु कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद सेल डिवीजन की बात करें, कोशिका विभाजन की बात करें कि जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो किस प्रकार का पाया जाएगा। तो जो सेल डिवीजन है वो असूत्री प्रकार का पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? असूत्री प्रकार का पाया जाएगा। असूत्री मतलब अमाइटोसिस। ठीक है, एक सिंपल प्रकार का विभाजन है। जब अपने सेल डिवीजन करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि असूत्री विभाजन किस तरह से होता है। तो केवल यहाँ ये समझिए कि एक क्या है साधारण प्रकार का विभाजन है जो क्या है किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक की
तौर तरीके से नहीं है। तो ये क्या है, असूत्री विभाजन है। उसके बाद में क्या है, ये जो कोशिका विभाजन है उसका क्या है, इधर आएंगे अपने यूकेरियोटिक में, तो इसमें भी क्या है, कोशिका विभाजन तो होता है, क्योंकि अगर क्या है संतति को जन्म देना है, नए क्या है बच्चे उत्पन्न करने हैं, अपनी कोशिका का क्या है भविष्य बनाए रखना है, अपनी जाति की कोशिका को बनाए रखना है, तो सेल डिवीजन इज द इम्पोर्टेंट मैटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कोशिका विभाजन में कि यहाँ का जो कोशिका विभाजन है वो क्या है, दो प्रकार से, और बहुत ही ऐसे आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक है ये पद्धति, और बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं हैं दोनों के दोनों। तो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन है। तो यहाँ केवल यही बात करेंगे अपने कि जो कोशिकाओं की जो संख्या है उसकी आधी रह जाती है, ठीक है, अवस्था जो क्या है वो आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन है। और माइटोसिस दूसरा विभाजन है जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें कोशिकाओं की संख्या में क्या है कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है, जो क्या है कमी नहीं होती है। इसमें जब कोशिकाएं वो समसूत्री समान रूप से क्या है विभाजन करती हैं। तो अंत की बात अगर हमने करें रेस्पिरेशन की, श्वसन की बात करें, तो इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसके अंदर अवायवीय श्वसन होगा, ठीक है, कैसा श्वसन होगा, अवायवीय श्वसन होगा। तो जो अवायवीय श्वसन है वो किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा लेयर के द्वारा होगा। तो प्लाज्मा झिल्ली है उसके द्वारा क्या पाया जाएगा, इसके अंदर अवायवीय श्वसन पाया जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली से श्वसन करने का औचित्य यही है कि जो आपका श्वसन के लिए जो अंग बनाए गए हैं, ठीक है, वो एब्सेंट है इसके अंदर। तो जब वो अंग एब्सेंट है तो जो लेयर है प्लाज्मा लेयर है वो ही केवल क्या है इसका आपके कर पाएगी, ठीक है, श्वसन कर पाएगी। उसके बाद में क्या है आप इसकी यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं अपने, ठीक है, तो इसमें क्या है वायवीय श्वसन पाया जाता है। कैसा श्वसन पाया जाता है, वायवीय श्वसन पाया जाता है। कैसा श्वसन है, वायवीय श्वसन है। और वायवीय श्वसन है वो भी क्या है, श्वसन किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अपन ने श्वसन पढ़ दिया था तो अपने को पता है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए क्या है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा का स्टोरेज है, ऊर्जा का निर्माण है, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इस प्रकार से क्या है आपको क्या है मैंने 3 और 4 7 प्रकार से इसके क्या है डिफरेंसेस बता दिए हैं। आई होप आपको क्या है समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, केवल आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये चीज़ें नहीं हैं, यूकेरियोटिक चीज़ें यहाँ हैं, ठीक है। इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है। अभी जो अगला अपना टॉपिक रहेगा वो कोशिकांग है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो जो आपके लेक्चर का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट कीजिए, आपके बिल्कुल आपका निदान आप सब पहुंच जाएगा।